जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ यूपी बीएड की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है, इस पूरे वीडियो में हम उसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि कैसे होती है काउंसलिंग की प्रक्रिया, क्या क्या उसकी प्रोसीजर होता है, क्या उसकी प्रक्रिया है, इसके साथ में क्या क्या महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिए होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। पर उसके पहले अगर आप पहली बार जो है चैनल पर वीडियो देख रहे हैं या फिर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की और जो अपडेट आएंगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जैसा आपको पता है कि 30 जून को जो है यूपी बीएड 2023 के परिणाम घोषित हो चुके हैं। तो अब तक आपको ये तो पता लग गया होगा, आपको आपका स्कोर कार्ड में 2 तरह के रैंक यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। स्कोर कार्ड की हम बात करें तो एक पे लिखा होगा स्टेट रैंक और दूसरे पे लिखा होगा कैटेगरी रैंक। अब बहुत सारे हमारे नए लर्नर्स हैं जिनको नहीं पता, तो इन कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हुए, जैसे कि स्टेट रैंक क्या होती है, कैटेगरी रैंक क्या होती है, काउंसलिंग फेज का मतलब क्या होता है, पूल काउंसलिंग, डायरेक्ट काउंसलिंग क्या होता है। होता यह है कि जब बीएड का एग्ज़ाम देकर जो विद्यार्थी जाते हैं तो बहुत सारे उनके दिमाग में कौतूहल और हलचल होती है कि ये सारे प्रोसेस होते क्या है, हम कैसे काउंसलिंग प्रोसीजर कराएं, डायरेक्ट पूल काउंसलिंग करा लें या क्या करा लें। तो इस पूरी वीडियो में आपको इसकी जानकारी मिलने वाली है। इसके साथ ही जो आपका काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट कब से हो सकता है, इस पर भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको मैंने आपको बताया, जो हम वीडियो के जो है दौरान इन सभी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और आप क्या पहले से प्री प्लानिंग कर सकते हैं जब तक आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है उसके पहले, इस पर भी हम जो है चर्चा करेंगे। अब आते हैं स्टेट रैंक। स्टेट रैंक आपके लिए जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या कहें तो जो आपका पूरा काम धाम है वो आपको इसी से है, जो आपका स्टेट रैंक है। क्या होती है ये, जैसे हम लोग यूपी बीएड की बात करें तो इस बार आपकी जी हाँ, तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय इस बार करा रहा है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो आपका स्टेट रैंक ही होता है। अगर हम यहाँ पर जो दूसरा टर्म दिया है कैटेगरी रैंक, कैटेगरी रैंक जैसे कि अलग अलग लोग हैं, जैसे कि कोई एससी है, किसी का एसटी है, कोई ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत, कोई ओबीसी के अंतर्गत। तो वो जो रैंक है वो जितने बच्चे ईडब्ल्यूएस में भरे हैं उनमें आपकी रैंक कितनी है वो उसको दर्शाता है। ऐसे ही सेम एससी एसटी ओबीसी के लिए है। तो कैटेगरी रैंक से हमको कोई उतना लेना देना नहीं है, वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के तौर पे दिया गया है, नहीं वो आपके एडमिशन प्रोसेस में कोई भी किसी प्रकार का हेल्प देगा आपको। मतलब मिला जुला करके हमको जिस टर्म से मतलब है वो स्टेट रैंक है। इसी रैंक के आधार पर आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। क्लियर है? तो हमें किस चीज़ से मतलब है, पहली बात स्टेट रैंक से। अब वो स्टेट रैंक आपका जितना आया है, जैसे ही बताया जाएगा कि भाई गवर्नमेंट में कितनी सीट्स हैं, उसके ऊपर हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जितनी सीट्स है उसके अकॉर्डिंग जो टॉप किए हुए बच्चे होते हैं, जिनकी रैंक अच्छी होती है, उनको मौका पहले मिलता है। अब बात करते हैं काउंसलिंग फेज़ की। तो काउंसलिंग कई फेजेस में कराया जाता है। जैसे कि अगर हम नॉर्मली देखें तो काउंसलिंग के 2 से 3 4 फेजेस होते हैं। इन चारों फेजेस में अलग अलग जैसे आपके रैंक हैं तो वो रैंक के बच्चों को बुलाया जाता है। जैसे अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो इसमें जो आपका काउंसलिंग फेज़ है, रैंक 1 से लेकर के मान लीजिए 50,000 या कभी कभी 75,000 रैंक तक के बच्चों को एक साथ यहाँ पर बुलाया जाता है। और अभी जो मैं प्रक्रिया बताऊंगी, फिर उस प्रक्रिया द्वारा उनका जो है पूर्ण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा करके उनका एडमिशन जो है अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेजेस में कराया जाता है। ठीक, फिर ऐसे ही 1 से 75,000 जब अगर पहले में हो गया, या 50,000 मान लेते हैं पहले में हो गया, तो अब आपका जो दूसरा प्रक्रिया आएगा उसमें आपके 51,000 या 50,000 अगर उसमें उससे कम में है इंक्लूड करके, इसमें आपके पूरे 1 लाख रैंक तक के बच्चों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। पर यहाँ एक बात ध्यान देने वाली ये होती है कि जो आपका 1 से 50,000 तक का है, इस 1 से 50,000 के बीच में हो सकता है कोई विद्यार्थी जिसके कोई डॉक्यूमेंट्स पूरे ना हो, या वो उस दिन नहीं हो पाया हो। ठीक, एक ही दिन में नहीं, 2-3 दिन में होता है। तो अगर इन्होंने टाइम दिया सॉरी, और उसमें वो चीज़ें पूरी नहीं हो पाती हैं, तो इस केस में क्या होगा कि ये जो विद्यार्थी है जिसका रैंक अच्छा है, तो वो आपके फेज़ 2 के काउंसलिंग में भी जा कर के इस प्रक्रिया को पूरा कर सकता है। इसी प्रकार काउंसलिंग 3 और फेज़ 4 के थ्रू ये लोग काउंसलिंग कंप्लीट कराते हैं। ये तो रही बात काउंसलिंग फेजेस की।
अब पूल काउंसलिंग क्या होता है भाई? पूल काउंसलिंग का सिंपल सा मतलब है कि अब जितने लोग बचे हैं उन लोगों का यहाँ पर जो है कराया जाता है, जो आपके कॉलेजेस बच्चे होते हैं, क्योंकि अब यहाँ तक आते आते गवर्नमेंट कॉलेजेस तो बहुत ही कम मिल पाते हैं, सीट कम होती है, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी यहाँ पर फुलफिल किया जाता है। डायरेक्ट काउंसलिंग है कि अब आप किसी भी कॉलेज में, जो बच गए हुए कॉलेज हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उसमें आप जा करके डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं। तो पूल काउंसलिंग भी आपका उसी तरह है कि चारों काउंसलिंग होने के बाद जो बच्चे बचे हुए हैं जिनको इसमें भी एडमिशन नहीं मिला है, तो पूल काउंसलिंग के थ्रू जो है रैंडम प्रक्रिया से उसको करा लेते हैं। और डायरेक्ट वाले में भी आप डायरेक्ट किसी भी इंस्टीट्यूशन में जिसकी सीटें बची हुई हैं वहाँ पर जा करके अपने एडमिशन को करा सकते हैं। तो ये तो बात रही इन टर्म्स की जिस पर हमने चर्चा किया। अब हम बात करेंगे प्रक्रिया क्या है, जो बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, शुरुआत से लेकर के अंत तक जो प्रक्रिया है उसमें आपका डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, आपका रिज़ल्ट ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि आपके BA BSc थर्ड ईयर में होते हैं, जिन यूनिवर्सिटियों का रिज़ल्ट नहीं आया। तो यहाँ पे रिज़ल्ट बहुत मायने रखता है। रिज़ल्ट मायने रखता है, इसका मतलब क्या है कि जैसे देखिए जी, तो यहाँ पर जो प्रक्रिया है इसमें पूर्णतः आपको क्या करने की कोशिश कराया जाता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से अच्छे से हो जाए। तो अब यहाँ पे अगर आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट अभी तक नहीं है तो इसके लिए समय दिया गया है। जैसे कि अभी आपका रिज़ल्ट अगर 2023 की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं जिन्होंने अभी तक थर्ड ईयर का रिज़ल्ट जारी नहीं किया है। तो उसका इंतज़ार करते हुए मान लीजिए आपका 10 दिन के अंदर के बाद ही, मतलब आप मान लीजिए अगर जून है तो 10 जून के बाद ही जो है आपका वो काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू किया जा रहा है, ताकि सभी बच्चों के जो ग्रेजुएशन के क्या हैं आपके मार्कशीट हैं वो आ जाएं। वरना इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होगा, जैसे काउंसलिंग फेज जब हम देखते हैं तो यहाँ डेट वाइज रहता है। तो जो बच्चे अच्छा रैंक लेकर के आए हैं जिनके पास मार्कशीट नहीं है तो उनके लिए लॉस हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान में रख करके इसको किया जा रहा है। अब प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले होता है रजिस्ट्रेशन फेज़, जो आपको जाकर के ऑनलाइन आप करा सकते हैं। अब इस रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, हम जाएंगे साइबर वाले भैया के पास, ठीक, वहाँ आपको पूरा फॉर्म फिलअप करना होता है। वो आपसे बहुत सारी जानकारी पूछेंगे। उसमें सबसे पहले तो रिज़ल्ट का जो वेरिफिकेशन है आपका, कि आपका रिज़ल्ट है और ये रिज़ल्ट आपका 10th 12th सबका भरा जाता है, ठीक। फिर उसके बाद फ़ीस, अगर इस फीस की बात करें तो आपको पता होगा कि काउंसलिंग की जो स्टार्टिंग फ़ीस है वो 5,000 तो आपको ऐसे ही देना होगा, 5,000 ये आपको ऐसे है। उसके बाद 750 ये आपकी जो है रिफंडेबल नहीं होती है, 750 जो आपकी फ़ीस होती है। अगर आप डायरेक्ट काउंसलिंग में जाते हैं तो आपका ये जो काउंसलिंग फेज़ में अगर आप नहीं बैठे हैं, डायरेक्ट काउंसलिंग के थ्रू आए हैं, तो ये फ़ीस आपकी वहाँ पर नहीं लगती है। ये जब आप साइबर पे जाएंगे तो ये आपका लगने वाला है 5,000 प्लस और 750 जो उनका फ़ीस है। तो इतने पैसे जब आप उनको पे कर देंगे तो ये आपका फ़ीस जो है रजिस्ट्रेशन के लिए है, जो कि बताता है कि आपकी काउंसलिंग फेज़ पूरी हो गई है। और आप इसमें क्या करते हैं, साथ ही बैंक की डिटेल्स भी, अब ये बैंक आपके खुद का भी हो सकता है और पेरेंट्स का भी होता है। अब यहाँ आपको एक चीज़ मैं सजेस्ट करूँगी, वो ये करूँगी कि अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ आप तुरंत खुल जाता है, या तो बहुत 1-2 दिन के अंदर तो खुल जाता है। अभी आपके पास टाइम है। अगर आपका अपना खुद का बैंक अकाउंट नहीं है तो आप उसको तुरंत करवा लें, क्योंकि ये आपके आगे के लिए भी बहुत बेनिफिट होगा। आगे जब आप स्कॉलरशिप के लिए करेंगे तो वहाँ पर भी बैंक डिटेल और बैंक का आधार से लिंक ना होना बहुत समस्याएँ आती हैं। तो आप खुद का एक बैंक अकाउंट अभी जो है ओपन करवा लीजिए इस बीच में जब तक गैपिंग है, और उसको अपने आधार कार्ड से भी लिंक करवा लीजिए। क्लियर है? तो ये काम आप कर लीजिए। यहाँ पर बैंक डिटेल्स भी दिया जाता है। उस रजिस्ट्रेशन में आपको कॉलेजेस भी भरने होते हैं। अब यही सबसे बड़ा है कि भाई कितने कॉलेज भरेंगे, कैसे भरेंगे। तो देखिए, अब मान लीजिए आपकी रैंक अच्छी है और आप अपने मनपसंद कॉलेज में या घर के पास जो है या जिस कॉलेज को जानते हैं कि वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, वहाँ जाना चाहते हैं, तो आपको कॉलेज चॉइस में आपको रैंकिंग करनी होती है कि भाई मैं पहले नंबर पे इस कॉलेज को, दूसरे नंबर पे इस कॉलेज को, तो आपने भर दिया। अब इसमें ना कोई वो नहीं है कि आपको कितने कॉलेजेस मैक्सिमम भरने हैं। आपका मन है आप 2 भरिए, 5 भरिए, 10 भरिए, 20 भरिए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपने अपने ऑर्डर में कॉलेजेस को भर दिया कि भाई पहले नंबर पे मैं चाहता हूँ कि मैं इस कॉलेज में जाऊँ। कोई गवर्नमेंट भर दिया, आपकी रैंक है, दूसरे में भी, तीसरे में भी, ऐसे ऐसे आपने भर दिया। अब आपकी रैंक के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होगा कि आपकी रैंक है, अगर वहाँ पर गवर्नमेंट में है, रैंक अच्छी है, सीट वैकेंट है, तो आपको पहले वाला ही मिल जाएगा। अगर पहले वाला नहीं मिलता है तो फिर दूसरे पे जाएगा।
बट एक चीज़ याद रखिएगा, अब आपने जितने नंबर ऑफ़ कॉलेजेस को फिल किया हुआ है, अगर इन केस कि मान लीजिए आपको चौथा नंबर का कॉलेज यहाँ पर मिल जा रहा है कि आपको मिल गया, अब आप कहेंगे कि नहीं मैं तो चौथे में नहीं जाऊँगा, अब मेरा पैसा वापस करो, तो ऐसा नहीं होगा। आपने काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू गए हैं, आपको कॉलेज अलॉट हो रहा है, तो आपका पैसा रिफंडेबल नहीं है। रिफंडेबल सिर्फ एक प्राइस पे होगा कि अगर आपने मान लीजिए 4 कॉलेजेस को भरा है, चारों में से कहीं भी आपको सीट नहीं मिलती है इन दैट केस, और उसमें भी सिर्फ ये पैसा होगा, ये पैसा नहीं होगा। 750 जो है वो पैसा रिफंडेबल नहीं होता है, 5000 सिर्फ आपको रिफंडेबल होगा, और वो भी काफ़ी टाइम में, तुरंत नहीं होगा, थोड़े टाइम बाद जो ये बैंक अकाउंट आपने दिया है उसी में जो है रिफंड हो जाएगा। ये तो बात रही कॉलेज चॉइस की। नेक्स्ट इज योर कॉलेज अलॉटमेंट रिजल्ट। अब इसके बाद जब आपने कॉलेज को कर दिया ना, तो उसके कुछ समय बाद जो है यहाँ पर ये आ जाता है कि भाई अलॉट आपका कॉलेज कर दिया गया, आपको चौथे नंबर का कॉलेज मान लीजिए एग्जाम्पल पे आपको मिल गया है, तो कॉलेज अलॉट हो जाता है। उसके बाद वही कॉलेज अलॉटमेंट लेटर, अब कॉलेज की तरफ से आपको मैसेज या जैसे भी आए कि भाई हमारे कॉलेज में जाएंगे आप, वहाँ पर आप सारी प्रक्रिया को पूर्ण करवाएंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कि भाई आपका 10th का मार्कशीट सही है या नहीं, 12th का सही है कि नहीं, ग्रेजुएशन BA BSc BCom जो भी आपने किया है वो सब सही प्रॉपर तरीका है या नहीं, या फिर PG किया है तो PG का, ठीक। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाती है। फिर आप उस स्कूल में जा कर के आपको पेपर मिलेगा, वो रिसीविंग ले जा कर के आप ये जो है बाकी का जो है कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है, जैसे जो ये 5750 रुपये है, कुछ अगर आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात करें तो ये फ़ीस बढ़ जाती है। बढ़ कैसे जाती है? बढ़ ऐसे जाती है कि भाई उन लोगों का अपना जो है प्राइवेट, आपको हो सकता है कुछ गवर्नमेंट में कम भी हो, कम होगा तो आपको वापस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, तो कम होगा अपने पास आएगी तो वो कोई नहीं पूछता। बट एक्स्ट्रा होता है तो फिर ये होता है कि वहाँ तो इतना बताया गया था बट उससे ज़्यादा पैसा लग रहा है। वो लगने के पीछे कि उन लोगों का अपना जो है चार्ज होता है कि भाई हम आपको जो है आपको अपने स्कूल में जो है करा रहे हैं, प्राइवेट संस्था में ज़्यादा ये देखने को मिलता है। तो उन लोगों का अपना जैसे एडमिशन फॉर्म हो गया कि नहीं आप हमारे यहाँ जो आप फॉर्म भरेंगे कि आप हमारे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उसका कॉस्ट है 3000 रुपये 2000 रुपये, तो वो आपका एक्स्ट्रा में जाता है। तो ये डिपेंड करता है भाई प्राइवेट संस्था के ऊपर, उस पर किसी की रोक टोक नहीं है, जिसको जितना मन है वो उतना लेता है। अब ये आपकी स्वेच्छा है, आपकी मर्जी है कि आप ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ठीक। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, क्या क्या इंपॉर्टेंट दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। तो देखिए दस्तावेजों की बात करें तो सबसे पहला एकेडमिक तो आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, 10th हो गया 12th हो गया। दिक्कत होती है ग्रेजुएशन में या फिर PG कर रहे हैं तो PG में मान लीजिए आपका वो चाहिए। तो अभी तक तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट निकाल दिया, जिन्होंने नहीं भी किया है तो आपको 10 दिन का मान लीजिए अभी टाइम गैप है, 10 दिन बाद ही काउंसलिंग होगी, तब तक मौका दिया जा रहा है, तब तक अपनी यूनिवर्सिटी से कराइए। अदरवाइज़ कोई एक लिखित अपने यूनिवर्सिटी से कॉलेज से अंडरटेकिंग ज़रूर रखिए। नेक्स्ट है बैंक अकाउंट। जैसा मैंने बताया बहुत सारे बच्चों का बैंक अकाउंट से ना प्रॉब्लम आती है, तो आप ये देख लीजिए कि आपका बैंक अकाउंट बिल्कुल सही हो, क्योंकि बैंक अकाउंट पे अभी कोई ध्यान नहीं देता, बट बाद में जब स्कॉलरशिप आने की बात होती है तो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम होती है। तो बैंक अकाउंट पहली चीज़ अगर पेरेंट्स का है तो ठीक है, बट आप कोशिश करिए कि अपना खुद का बैंक अकाउंट नया खुलवा लें, ओपन करवा लें, उसको आधार से लिंक करवा लें। ये चीज़ आप अप टू डेट रखिए जब तक काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता है। कास्ट एंड इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप जातिगत प्रमाण पत्र का प्रयोग करते हैं तो वो भी रखें और अपडेटेड वर्जन रखें। इसके साथ ही आय प्रमाण पत्र है, EWS लगाया हुआ, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो आय प्रमाण पत्र भी आपके पास होना ज़रूरी है। मोबाइल नंबर और ईमेल बहुत सही करेक्ट, आप जो मोबाइल नंबर यूज़ करते हैं 2 नंबर अगर पूछा जा रहा है तो एक पेरेंट्स का दे सकते हैं, एक अपना दे सकते हैं, और साथ में अपना करेक्ट ईमेल, क्योंकि आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन जाएगी वो सारे आपके इसी मोबाइल और ईमेल पर जाने वाली है। TC CC और माइग्रेशन, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, ये उतना कंपलसरी नहीं है। जब आप स्कूल के कॉलेज के अंदर जाएंगे या यूनिवर्सिटी के अंदर जाएंगे वहाँ पर ज़रूरी है। इस केस में भी माइग्रेशन जो है आपका और ट्रांसफ़र है, अगर विद इन द सेम यूनिवर्सिटी आप पढ़ रहे हैं तो आपको निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने विद्यापीठ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से आपने UG भी किया है, अब आप BEd भी किसी ऐसे संस्था से कर रहे हैं जो महात्मा गांधी से संबंध है, तो इस केस में आपको यहाँ पर TC निकलवाने की, माइग्रेशन निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? अगर आप जैसे मान लीजिए विद्यापीठ से BHU के लिए जा रहे हैं या किसी दूसरी फर्दर यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तब वहाँ पर ज़रूरत है। वेटेज डॉक्यूमेंट, अगर जैसे मान लीजिए स्काउट गाइड को ये लोग शायद देते हैं, स्काउट गाइड हो गया, NCC हो गया, अगर वो आपने करा हुआ है तो आप उसको लगा करके आप कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स यहाँ पर ले सकते हैं।
एफिडेविट की बात करें तो ये आप कॉलेज के अंदर जाकर वहाँ पे एंटी रैगिंग फॉर्म के रूप में होगा, या और कॉलेज वाले वहाँ पर आपको भरवा देंगे कि भाई अटेंडेंस का 75% हमको चाहिए, ये सब है, तो ये सब आपको वहाँ पे हो जाएगा। इसके साथ अपनी प्रॉपर अप टू डेट फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है बेसिक है जो आपको चाहिए। तो इन सब का आपका एक तो अपडेट होना चाहिए, साथ में आप उसकी 2-2 4-4 कॉपी फ़ोटो कॉपी करा लीजिए। वे फ़ोटो कॉपी आपको यहीं नहीं, जैसे आप एडमिशन करा के कॉलेज के अंदर जाएंगे तैसे ही आपका तुरंत जो है स्कॉलरशिप का आ जाता है, तो वहाँ पर भी आपको कराना होगा। तो डॉक्यूमेंट को एक अपने फ़ोन में हमेशा PDF फॉर्मेट में सही तरीके से सबके साथ रखे रहें, तो वो आपको हमेशा एक सही बेटर तरीका है कि आप रखे हैं तो आपको कहीं भी बहुत जगह यूज़ होगा। क्लियर है? तो ये कंप्लीट प्रोसेस आपके यूपी बीएड के काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड था। उम्मीद है कि जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो आपको समझ में आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। इसके साथ कोई और क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन से जो है हमें ज़रूर बताएं। जल्दी ही जैसे ही आपका काउंसलिंग से कोई और अपडेट आती है तो वो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो और जाने से पहले अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कोई समस्या ना हो और आप बिल्कुल अपडेट रहें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।